की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार फिर से भैया जी कहीं में आपका स्वागत है। बातचीत करने के सिलसिले को जोड़ने के लिए मैं आपके बीच में यहाँ उपस्थित वो तमाम सारे लोग जो आज शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उनका स्वागत है। जो शो में आते रहते हैं, शरीक होते रहते हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जो किताबों को लेकर आते हैं, अपनी कविता की किताबें लिखते हैं और यहाँ के आप कह लो, ज्यादा जरूरी नहीं। अरे हमारी बात तो चलेगी। किस कहाँ से आए हैं? प्रयागराज। लंदन में है तो प्रयागराज नहीं सर, पासे में है। तो फिर किसको बता रहे थे? बिटिया को। क्या ये आपके प्रोग्राम देख रहे हैं? सर मैं इंदौर से गए थे अमरनाथ, वापस आ रहे हैं। हाँ? अमरनाथ गए थे यात्रा में। जय हो बाबा, जय हो। सारा गुस्सा तुमने शांत कर दिया मेरा। क्या बोले फिर, क्या बोले, किससे बोले और क्या बताएं? बिटिया को तो बता रहे थे कि देखो अब यहाँ खड़े हैं, अमरनाथ से लौट के आ गए हैं, भैया जी कहीं में खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आज हमारे शो में शरीक हो रहे हैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जय हो, बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमान हैं उनका तारुफ कराते हैं। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राघवेंद्र दुबे जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष गुप्ता जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, काफी दिनों बाद आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। पंकज भारद्वाज जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले, उपाध्याय जी वाले भैया जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठो, बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा और वो जो लोग पहले पूछना चाहते हैं वो हाथ उठाएं, नहीं तो फिर मैं अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। जी कहां से आना हुआ? हाँ तुम्हारा तो तुमसे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना। वो तो मैं तो वो कहना क्या चाहिए, जैसे इन्होंने कहा ना कि मैं अमरनाथ से आया हूं, मैं तुरंत सारा गुस्सा शांत कर लिया अपना। तुमसे नहीं पूछ रहा, जो बन के आए हो, हाथ में ना चोट लगी हो तब भी बना कर चले आओ, तो मैं उनसे माफी चाहता हूं। बहरहाल राहुल गांधी हाथरस गए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये उन्होंने कहा, स्वागत योग्य बात है, बिल्कुल नहीं चाहिए होनी चाहिए। और ये विषय भी नहीं है राजनीति का जिसपे हो। जो घटना घटी वो इतनी दुखद है कि उस पर कोई राजनीति नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, लोगों ने कहा कि जब आप मणिपुर की बात करते हैं तो आप बंगाल की बात नहीं करते, जब आप हाथरस की बात करते हैं तो तमिलनाडु में जो जहरीली शराब से लोग मर गए उसकी बात नहीं करते। लोगों ने इनकी बात को छेड़ा या बात कही, वो एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बात सच है कि जैसे श्रद्धालु, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं श्रद्धालुओं का, क्योंकि जो मारे गए या जिनका जो शिकार हुए उस हादसे का, वो श्रद्धालु हैं, वो भीड़ नहीं, वो श्रद्धालु है। क्योंकि जिन्होंने जमा किया, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, जो आयोजन था वो उनका जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी। मैं प्रशासन की जिम्मेदारी को कम नहीं मांगता, ना कह रहा हूं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हों, आ जाएं और उसके बाद अव्यवस्था बने तो कोई तो जिम्मेदार होगा ना। और वो जिम्मेदारी है जो सबकी, वो सामने दूंगा, मौका दूंगा, आप खड़े रहिए। तो वो जिम्मेदारी किसकी है ये सामने आना बहुत जरूरी है और ये लाजमी है। राजनीति नहीं है, ये बात मैंने उनकी मान ली। मैं समाजवादी पार्टी को दूंगा, वो भी बोले। जी घटना तो बहुत दुखद है जी। 121 लोग असमय काल के गाल में समा गए। शासन प्रशासन की भी लापरवाही है और जो आयोजक है उनकी भी लापरवाही है। ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को बहुत ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है, क्योंकि स्थिति ऐसी हो गई जब वो व्यक्ति मर गए और बहुत सारे घायल थे कि जब अस्पताल में पहुंचे तो डॉक्टर एक था, जिनको बचाया जा सकता था वो भी नहीं बचाए जा सके। मतलब स्थिति ये रही कि जो सरकार, जो बयान आए हैं उसमें ये है कि आयोजकों ने जहां पे खेत था वहां पे लाके रख दिया, पहुंचे, बोले ठीक हो जाएंगे, वहां तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो ये तो मतलब क्या था, ज्ञानता है। देखिए बहुत बारी दिक्कत ये होगी कि ट्रैक्टरों में लाशों को भरा गया, जो घायल थे उनको भी भरा गया। और जो वर्णन पे नहीं जा रहा क्योंकि वो तहकीकात का विषय है, तहकीकात का विषय। और तहकीकात, मैं तो कह रहा हूँ कि इसकी जांच जो सरकार कर रही है, जांच निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो उसमें, जो भी दोषी इसमें हो उनके सख्त से बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जी अरोड़ा जी कहना चाह रहे कुछ? सबसे पहले जो दुर्घटना घटी और जो पीड़ित
जो पीड़ित हो गए या जिनके अस्वस्थ हैं, मैं उनके परिवार के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और अभी समाजवादी पार्टी के नेता जो बात कर रहे थे, मैं अपने आप को सम्मिलित करता हूं। प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को बिना राजनीति के, बिना भूमिका के अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए। 2.5 लाख से ऊपर श्रद्धालु वहां पहुंचे थे, पुलिस व्यवस्था नहीं थी, प्रशासन का फेलियर था, अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे। इसके जिम्मेदार कौन है? और जिस प्रकार से आयोजकों में जिस प्रकार से महात्मा जी का नाम ले रहे हैं, सूरजपाल, वो उस कटघरे में है, शंका के कटघरे में, उसे कब पकड़ा जाएंगे, वो कब न्याय मिलेगा, ये न्याय कब होगा? हम न्याय की प्रतीक्षा हैं। और हम धन्यवाद करते हैं राहुल गांधी जी का, जिस प्रकार से पीड़ितों से मिले, पीड़ितों के परिवार से मिले। अरोड़ा जी, मैं ट्वीट देख रहा था राहुल गांधी जी का। राहुल गांधी जी ने उस ट्वीट में बाबा जी के गिरफ्तारी के लेकर एक वाक्य नहीं लिखा, लिख देते तो अच्छा रहता। क्यों नहीं ट्वीट? आप तो कह रहे हैं एक साधारण से कार्यकर्ता, एक साधारण से व्यक्ति हैं, आपने, रुकिए मैं आ गया, रुकिए, आप तो बात कह रहे हैं, मैंने आपकी बात की, आपकी ईमानदारी की सराहना की, लेकिन वो जो ट्वीट है उसमें क्यों नहीं है, ये मैं जानना चाहता हूं। जी प्रतीक जी, 121 लोग श्रद्धालु वहां पर मर गए। सबसे पहले तो उनके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं, और मुझे गर्व है इस बात पे कि नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता, वहां गए और परिवारों के साथ संवेदनाएं व्यक्त करी। क्योंकि भारत की संस्कृति में अगर किसी के घर में गमी हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार के साथ सदैव खड़े रहना चाहिए और उसके परिवार की जो संभवतः मदद हो वो करनी चाहिए। तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो गरीबों के साथ, श्रमिकों के साथ, ऐसे जो बिल्कुल निचले वर्ग लोग हैं, उनके साथ सदैव वो खड़े हुए हैं। अब आइए, बात आपने बोला गिरफ्तारी की। आप प्रशासन है, प्रशासन किसके हाथ में है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में है। डबल इंजन की, कथित रूप से डबल इंजन की वहां पे सरकार है। तो जो सरकार ये गर्व महसूस करती है कि हम बुलडोजर चला देते हैं, वो सरकार एक बाबा को, एक व्यक्ति को 3 दिन से ट्रेस नहीं कर पा रही। तो ये क्या प्रशासन का फेलियर, पुलिस का फेलियर है कि नहीं है? पहले तो ये स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पर आईबी की इनपुट होती है जब भी कोई ऐसा बड़ा कार्यक्रम होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की इनपुट होती है। वहां पर 50,000 की परमिशन ली गई, 2.5 लाख श्रद्धालु वहां पर आए। तो क्या प्रशासन को उस हिसाब से जिम्मेदार तैयारियां करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? सारी बात कुल जमा यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो सरकार, राज्य सरकारों में हो, जवाबदेही, एक जो जवाबदेही है प्रशासन की, मंत्री की, मुख्यमंत्री की, वो मुख्य रूप से मिसिंग है। जवाब जी बिल्कुल ठीक नहीं है। जी, मैं बिल्कुल आप ही को दूंगा। दोषारोपण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल दोषारोपण नहीं होना चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि दोषारोपण ना, मैं आ रहा हूं, दोषारोपण नहीं, मैं दे दूंगा सर, मैं दे दूंगा। आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव यू चांस। मैंने तीनों विपक्ष के लोगों से पूछा, इसलिए दैट्स व्हाई यू हैव टू टेक अ सीट नाउ सर, यू हैव टू टेक अ सीट नाउ। मैं बात, ये दोषारोपण बिल्कुल नहीं होना। मैं आप ही के पार्टी में थे, वो आपकी पार्टी छोड़ के चुनाव से ठीक पहले या बीच में बीजेपी में आ गए। उनका ट्वीट भी देख रहा था। उनके ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंधार में सबसे बड़ी दुर्घटना हुई, 350 लोग उसमें मारे गए, मुआवजा अभी तक नहीं मिला और सरकार थी आपकी। तो जब तक दोषारोपण होता रहेगा, इधर से उधर, इधर से उधर, चीजें बिगड़ती रहेगी। और ये बात सिर्फ इसकी नहीं है, सिर्फ राजनीति की नहीं हो। इस पहली लाइन जो मैंने बोली आज शो में, वो कहा कि राहुल गांधी ने कहा इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और बिल्कुल वो बात सच है, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं भी इस बात का हिमायती हूं। जी प्रतीक जी, निश्चित तौर पे देखिए, हमारे 3 मित्रों ने जो कुछ भी सवाल उठाया, बड़े साफ गोई से मैं उसका जवाब दूंगा। एक तो हाथरस की जो भी दुखद घटना हुई है, उस पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि लाखों शब्द कम पड़ जाएंगे, ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होती है संवेदना व्यक्त करते हुए सहयोग करना, और जो पीड़ित हैं उनको जितना जल्दी न्याय मिल सके, जो दोषी हों उन पर कार्रवाई हो सके, और जो अभी बचे हुए हैं उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिल सके। और आप देखे होंगे कि उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री जी वहाँ पे जाते हैं, मंत्री जाते हैं, हमारे डीजीपी जाते हैं, मुख्य सचिव जाते हैं, और वो सारी कार्रवाई की जाती है। आपने कहा राहुल गांधी जी ऐसे जगहों पर जाते हैं, निश्चित तौर पे जाना चाहिए साहब, लेकिन ये पता होना चाहिए कि जब तमिलनाडु में 60 लोग मरते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी
देश में थे या इटली में थे? जब पश्चिम बंगाल में 7 लोगों को जिंदा जला के मारा जाता है तो क्या राहुल गांधी जी को नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। आप एक राजनीतिक पार्टी के बहुत बड़े व्यक्ति हैं साहब, आपको सबके लिए जाना चाहिए, दिल खोल के जाना चाहिए, बड़ा करके जाना चाहिए। और यहाँ पे तो बहुत सारे 84 के दंगे में जो लोग पीड़ित रहे, दिल्ली के लोग तो बहुत ज्यादा पीड़ित रहे, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग यहाँ इकट्ठे होंगे। राहुल गांधी जी को वहां भी जाना चाहिए। अरे राहुल गांधी जी, राजनीति करना बंद करिए। अगर आपको राजनीति करना, आपको साफ साफ कोई बात कहनी है, आप जरूर, मैं तो कह रहा हूं वहां पे आप गए, संवेदना व्यक्त किए, अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। राजनीति व्यक्त संवेदना नहीं व्यक्त करेगा तो क्या करेगा? सहयोग के तौर पे आपने क्या किया? सहयोग के तौर पे आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 ने दिखाया है कि राहुल गांधी जी एक बच्ची से कह रहे हैं इसको मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। अरे भैया, ये राजनीति नहीं तो क्या है? नहीं, पार्लियामेंट में उठाना चाहिए, घटनाएं हो। पार्लियामेंट बिल्कुल, चल रहा है। हाँ, आज नहीं, पार्लियामेंट अब आज चल तो रहा नहीं है। चल, उठाएंगे। आप सीधे मुख्यमंत्री जी उपलब्ध हैं, आप नेता विपक्ष हैं, आप सांसद हैं, आप देश के इतने बड़े नेता हैं, आप बात करिए। आप राजनीति किस किस बात पे करेंगे? अरे देश के बंटवारे से लेकर आज तक की राजनीति का ये लोग जवाब नहीं दे। ठीक, बात यहां तक नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि राहुल गांधी आज मजदूरों के बीच में भी थे, लोकोमोटिव जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके साथ भी थे। वो बात अच्छी है, जाना चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक आप यात्राएं नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, बातें नहीं बनती हैं। वो ग्राउंड लेवल पे बातें नहीं सामने निकल के आती हैं। और जो जरूर तो मैं दूंगा सर, ऑफ कोर्स यू विल गेट अ टाइम। तो ये बातें अच्छी हैं, लेकिन राजनीति में होता क्या है, जब दोषारोपण होने लगता है कि आप ज्यादा दोषी हैं, नहीं आप ज्यादा दोषी हैं, तब चीजें बिगड़ती हैं। जी देखिए, सच्चाई ये है कि जो हो गया, आगे ऐसा ना हो। वो क्यों होगा? वो कब होगा? होगा तब जब लोगों में कानून का डर होगा। पुलिस प्रशासन के लोग सब जुगाड़ करके मैनेज कर लेते, कोई बात नहीं, कर लो, हम बैठे हैं। सेवादार उन्हें पता है अगर कुछ हो गया तो हमारा कुछ नहीं होगा, हम 1 अपील 2 अपील 3 अपील चलेंगे। क्या मतलब है कि जुडिशरी में काम स्लो है, कानून हमारे ढीले हैं। यही वजह है कि इस देश में अपराध बढ़ रहे हैं। अगर कानून का डंडा सख्त होगा तो अपराध कम होंगे, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। और संभवतः यही वजह है कि जब नए कानून आएंगे तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। राइट जी। क्योंकि आपने जिक्र किया कि राहुल जी मजदूरों से मिले और हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के SN सिंह साहब ने भी ये बोला कि ऐसी जगहों पे जाना चाहिए, तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। ये चित्र है जब राहुल गांधी जी हाथरस गए थे, वहाँ पे एक बेटी के साथ रेप हो गया था और उस रेप पीड़ित के परिवार से राहुल गांधी जी मिले थे और अपनी संवेदनाएं व्यक्त की थी। और उसके पहले की एक ये तस्वीर है, जब वो वहाँ जा रहे थे हाथरस, तो उनके साथ पुलिस ने, प्रशासन ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रशासन ने उनके साथ धक्का मुक्की की थी और उनको घसीटा गया था, उनको वहां जाने से रोका गया था। तो इस तरह की चीजें, धैर्य के साथ, बहुत सब्र होना चाहिए सबके पास। इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पहली बात तो नहीं करनी चाहिए। मैं अगर आपके पास सब्र नहीं है तो मुझे नहीं मालूम, मेरे पास बहुत सब्र है। मैं आज देखना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो फोटो लेके आए हैं बंगाल वाली की नहीं लेके आए हैं, और अगर नहीं लेके आए हैं तो इसके आगे की फोटो मैं देखूंगा नहीं। हाँ जी, हाँ बोलिए। ना ये तमिलनाडु का लाएंगे ना बंगाल का लाएंगे, ये बस पुराना मंदिर, सुनो, मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे और भाड़ मचाए देश की जनता, अपन कुर्सी बची रहे। ये 3 बार चुनाव लड़ने के बाद 99 एक बार फिर से बोलो यार। मंदिर मस्जिद बने ना बिगड़े, मंदिर मस्जिद बने न बिगड़े, सोन चिड़ैया फंसी रहे और भाड़ मचाए देश की जनता, अपन कुर्सी बची रहे। 10 साल में 99 सीट आया तो बहुत अच्छा नहीं, सोन चिड़ैया तक एक्सेप्टेड, उसके आगे नहीं एक्सेप्टेड। आपके 240 आए, उनके 99 आए, आपको काहे की दिक्कत? बढ़िया बात है, आपके ज्यादा हैं, उनके कम हैं। सवाल ये नहीं था, मैं ये देखना चाहता था कि मैं बिल्कुल आपको दूंगा चांस। तो सबसे पहले अगर मुझे मजा अच्छा तब ये लगता कि देखिए कितने सचेतक हैं कि बात जो है बंगाल से फोटो से कर रहे, बंगाल की फोटो लाए होते मैं मान लेता, देख लेता, लेकिन आप नहीं लाए। नहीं, यू हैव टू वेट नाउ, यू जस्ट हैव टू वेट नाउ। जवाब तो दूं, समाजवादी पार्टी मैं दे दूंगा। हाँ जी। तमिलनाडु में जो हुआ है
वहां पे भी जितने भी लोगों की वहां पे मृत्यु हुई है उनके साथ भी मेरी संवेदना। और आपके राष्ट्रीय चैनल से मैं कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते ये कहना चाहता हूं, और सरकार से, क्योंकि वहां पे तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और हम भी वहां पे साथी हैं, मैं सरकार से और वहां के प्रशासन से यही कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी वहां पे गड़बड़ी करी है, जहरीली शराब वहां पे बिकी है, उन पर, जहरीली शराब बनाने वालों पर और जहरीली शराब बेचने वालों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों, चाहे वो डीएमके को वोट देते हो, चाहे ठीक, मैं बिल्कुल साहब, न्याय हो, न्याय दिखे भी। जी, ये राजनीति देखिए इस देश में किसी भी वक्त किसी भी समय में भी राजनीति इस देश में होती है, घटित हो सकती है, घटित हो सकती है। हाँ जी, राहुल गांधी जी हाथरस तो चले गए, तमिलनाडु नहीं गए, बंगाल नहीं गए, और उसके बाद एक बात मैं भी कहूंगा, साक्षी का हत्या हुआ दिल्ली में, वहां उसके घर नहीं गए क्योंकि एक अन्य समुदाय की बात थी। ये भी सोचना, अंकित शर्मा का मर्डर हुआ इस देश में, वहां राहुल गांधी जी नहीं गए। उसके बाद मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछता हूं, 209 लोग मुंबई के लोकल ट्रेन में मारे गए बम विस्फोट में, उनके परिवार को संविधान राहुल गांधी जी ने नहीं दिया। यह कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, यही देश को देखना पड़ेगा। ठीक, मैं बहुत आराम से, बहुत संतुलित होकर मैं आई विल गिव यू चांस। आपको नहीं, हर बात में क्लैरिफिकेशन नहीं, अरे ऑफ कोर्स यू हैव नॉट स्पोकन, पर आपका चांस बनता है, जो नहीं बोले उनको एक बार देकर उसके बाद डिबेट ओपन कर दूंगा मैं। जी प्रतीक जी, ये जो अभी फोटो लेके आए कांग्रेस के प्रवक्ता, आपको याद होगा ये हाथरस की घटना। अरे कोई बात नहीं, खड़े हो जाए बाबूजी, तुम तो रोज बोल चुके हो। नहीं, इसका कोई मायने नहीं है, बस खड़े रहिए, मैं आ जाऊंगा आपके पास। जी, ये हाथरस रेप जब हुआ था या उन्नाव रेप, उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, आए दिन दलित बच्चों का रेप होता था, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा देने वाली प्रियंका गांधी जी, ना ही राहुल जी। आप भी वहां तो किसी के माफ घर में करिएगा जाके- पाठक जी माफ करिएगा, बंगाल में आप भी तो वही काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? क्या बंगाल में जिसके साथ वो शर्मनाक घटना घट रही है, ठीक जैसे है, मैंने कह दिया, मणिपुर में नग्न होकर मैंने घुमाया कह दिया, गया। मैंने कह दिया, मैंने कह दिया पाठक जी, मैंने बोल दिया, बात तो दरअसल वही हुई जो मैं कह रहा था। नमस्ते, बिल्कुल जवाब लूंगा मैं आपसे ही, जवाब मैं आऊंगा आपके पास। रुको, मैं आ रहा हूँ, खड़े रहो। हाँ, रोज आते हैं तो आज भी आओ और खड़े रहो वहीं पे। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? मैं गुड़गांव में रहती हूँ, बिहार की हूँ। बिहार से कहाँ से हैं आप? जी नालंदा जिला से। नालंदा जिले के। बताइए, नालंदा पूरा ज्ञान की नगरी थी, पूरी इससे बड़ी लाइब्रेरी कोई नहीं नालंदा, सबसे बड़ा ज्ञान का केंद्र। कुछ बोलना चाहती, कहना चाहती, बस देखना चाहती हैं, यही तो बढ़िया है, बस तमाशा होता रहे, देखते रहे आदमी, यही सब अच्छा है। हाँ जी, नमस्ते जी, कहाँ से आना हुआ भैया? मेरी मम्मी है वो, मैं राजगीर से ही। अच्छा, तो मम्मी कैसे बोले? भैया बोलेंगे, बोलो। सर, मैं यहाँ पे हमारे जो सर कांग्रेस से खड़े हैं उनसे बस ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने अभी राहुल जी की एक फ़ोटो दिखाई जिसमें उनके साथ थोड़ी सी धक्का मुक्की, वो हाथरस जब वो जा रहे थे, और वो भाई बहन दोनों लोग थे, प्रियंका जी भी थी, वो मुझे याद है, कोई बहुत पुरानी घटना थोड़ी ना है, मुझे याद है अच्छी तरह। उस समय ये जो घटना हुई थी उसका कारण ये था कि उस समय कोविड था, लोगों को परमिशंस नहीं होती थी उतना ज़्यादा भीड़ लेके कहीं जाने की। सबने देखी थी फुटेजेस की कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही थी, तो उस टाइम पे वो वहाँ पे जाना भी खतरनाक ही था देश के लिए। यही था मेरा, यही कहना था, तो मतलब तुम्हें ध्यान था इस बात को कहने का। क्या नाम है तुम्हारा? कुणाल। कुणाल, क्या करते हो? क्या काम करते हैं बेटा? सर, मैं अभी स्टडीज कर रहा हूँ। स्टडीज कर रहे हैं जी, ऑफ कोर्स जी, समाजवादी पार्टी। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई सबसे बड़ी उसमें कि जो मुख्यमंत्री जी ये दम में भरते थे कि 3 ट्रिलियन की हम यहाँ इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश को, उस उत्तर प्रदेश की ये हालत हुई कि पूरे अस्पताल में एक डॉक्टर, एक एम्बुलेंस वहां नहीं मिली, जिसके कारण जिनको हमें बचाना चाहिए था, जो बच सकते थे, जो लोग घायल थे, गंभीर अवस्था में थे, उनको बचाया जा सकता था, लेकिन वो भी इस लापरवाही की वजह से, या जो ये दिक्कत हुई जहां डॉक्टर नहीं थे, एक अकेला डॉक्टर क्या कर सकता था, वो भी असमय काल के गाल में समा गए। हमें इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है कि आप भाषणों में कुछ भी कर दें। अभी बहुत पूछ रहे थे कि वहां नहीं पहुंचे, अरे भाई ये भी बता दो बंगाल में कौन पूछा वहां पहुंचा? आप वहीं पहुंचते हैं जहां पर दूसरे दलों की सरकार होती है। तमिलनाडु में प्रधानमंत्री जी पहुंचे क्या? मैं बस यही आखिरी सेंटेंस का इंतजार कर रहा था। ये आखिरी सेंटेंस ना बोला जाता तो मेरी डिबेट भी नहीं चल सकती थी। हम भी उसी इंतजार में रहते हैं कि कौन कब मिले और कब तोते लड़ जाएं आपस में। यही हुआ।
हाँ जनता से पूछेंगे, जनता तो बहुत समझदार है, वो लाइन लगा के वहां खड़ी थी ना, वो तो बहुत समझदार है वो। मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स आई विल टेक योर, मैं जवाब लूंगा, बिल्कुल जी बिल्कुल जवाब लूंगा। अरे प्रतीक जी, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र भी कह रहे हैं ये तो जो भी जांच का विषय, जांच में जो आएगा वो हो जाएगा। मथुरा का रामवृक्ष यादव कांड वो कौन से जांच का विषय था? उसमें तो शिद्दत से पूरी सरकार एक धर्म के साथ खड़ी थी, रामवृक्ष यादव के साथ खड़ी थी। उसमें तो प्रोफेसर साहब का नाम आया था, आपके जिम्मेदार चैनल पर कह रहा हूं कि वो उनके जानकार हैं, और 27 लोगों की डेथ हो जाती है। मुजफ्फरनगर के दंगे की बात कर लीजिए, रुक जाइए अभी से लूंगा क्लैरिफिकेशन। मुजफ्फरनगर के दंगे की बात कर लीजिए, 63 लोगों की जान जाती है, उसमें तो कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी। शिद्दत से पूरी सरकार वोट बैंक तैयार करने में लगी थी, और जो घटना को अंजाम दे रहा था, दूसरे दिन 8 तारीख को चार्टर प्लेन से मुख्यमंत्री आवास पे बुलाया जाता है, उसको ले आके छोड़ दिया जाता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और आप देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कोई भी बुरी नजर से देखता है, कोई ऐसे घटना को अंजाम देता है, निश्चित तौर पे उस पर कठोर कार्रवाई होती है। राइट अरोड़ा जी क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। बुलडोजर की भी कार्रवाई होती है और हुई है। और आज राइट टेक इट। समाजवादी पार्टी का नाम है, इसलिए क्लैरिफिकेशन इन्हीं के पास आएगा और इन्हीं के पास जाना चाहिए। नियमता एक चीज इनसे पूछना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में 5 साल तो पूरे कर चुके हो, दूसरी बार भी सरकार आपकी चल रही है। अगर हम लोगों में कोई दोषी था तो आपकी सरकार किस लिए है? क्या माला जब्ती रहेगी केवल, या फूल माला ले किस लिए? कार्रवाई कोई की? इसका मतलब हमारे ऊपर केवल आप लोग केवल झूठे आरोप लगाने का काम करते हैं। आप बताइए, हम मतलब विकास दुबे का तो एनकाउंटर हो गया, उन पे बिल्डोजर चल गया, जो उनके स्वजाति थे उन पे कितने पे बिल्डोजर? बस यही रह गया था कहने के लिए, बस इतना ही रह गया था बोलने के लिए। स्वजातीय और जातीय माने ना, माला जपने मारे ना गुरुजी, मैं बताऊं आपको, माला जपने के लिए जिम्मेदारी उनकी भी है, माला वो भी जपेंगे और आगे सब जप रहे हैं माला। जी मैं आ रहा हूं, जनता से पूछने दीजिए। जी भाऊ जी, कहाँ से आना हुआ? पीतमपुरा दिल्ली। पीतमपुरा दिल्ली से। क्या नाम हो गया साहब? केवल कृष्ण। ऑटो चलाया है? आज कितनी आमदनी हुई? काम तो है नहीं सर। हाँ काम तो नहीं, ऐसे ही खा के खड़े हो गए होगे ना। हाँ चलो बोलिए साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी हाथरस में हुई दुर्घटना बहुत वो है, दुखद है, हाँ। परंतु इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, उनका जो उपचार होना चाहिए उसके ऊपर पहले। तो चलिए मैं बदल देता हूँ बात। राहुल गांधी जी आज मजदूरों से मिले, उन्होंने दीवार खड़ी करी, वो उन्होंने चुनाई करी, उन्होंने मसाला बनाया और उसके बाद दीवार खड़ी करने में लोगों की मदद करिए। अब तो ठीक है ना? उनका कर्तव्य है, वो तो उनका कर्तव्य है। अरे वो कर्तव्य तो दीवार खड़ा करने का है जी? हाँ जी। ये दुर्घटनाओं के बाद सीआईडी सीबीआई जांच बिठा देते हैं, दुर्घटना होने से पहले व्यवस्थाओं की जांच क्यों नहीं करते? अगर व्यवस्थाओं की जांच हो जाती तो दुर्घटना नहीं होती। क्या बात है, वाह क्या बात है। अगर आपकी व्यवस्था में ही इतनी ज्यादा मजबूती हो तो ये घटना होगी ही नहीं। आपको पता हो कि मामला अगर 50,000 लोगों की भीड़ की एक बात थी और पहुंच गए वहां पर 1.5 लाख लोग, तो 1.5 लाख लोग पहुंच गए तो वह व्यवस्था तो चरमराएगी। ये मैं जानता हूं, मैं आऊंगा सिंह साहब आऊंगा। जी कहां से आना हुआ साहब? सर हरियाणा से है। हरियाणा से, जी साहब। मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कांग्रेस है बीजेपी दोनों है, हाँ। दोनों राज्यों में रेप की घटनाएं हुई और दुर्घटनाएं भी हुई, हाँ। किसी ने ऐसा कोई मतलब प्रस्तुत किया कि हमने वो ना हो घटना? ऐसा कौन सा उदाहरण प्रस्तुत किया? किसी ने नहीं किया। जी सिंह साहब भी जवाब देंगे। राहुल गांधी या कांग्रेस को जाना था तो सीएम के पास जाना चाहिए था, उनसे बात करना चाहिए था, घटना हुई इसका क्या हो रहा है उसका जवाब मांगना था। वहाँ घटना पे जाके अच्छा आप बताइए, आप क्या काम करते हैं? काम करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं। मुझे एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री के पास नहीं गए तो क्या कारण रहा होगा, और घटना पे पहुंचे तो क्या कारण रहा होगा? घटना पे सीधे कार्यक्रम में पहुंच गए जहां हुई वो घटना, तो वहां जब राहुल गांधी पहुंचे तो इसका क्या कारण रहा होगा? घटना पे तो राजनीति करनी है इनको। मुख्यमंत्री के पास जाओ मांगो ना उसके। ये जो जनता है ना, इसको बेवकूफ मत समझने की, ना गलती करिएगा बेवकूफ समझने की, बिल्कुल बेवकूफ समझने की गलती करना दीजिएगा। वो जानती सब है कि सीधे मुख्यमंत्री से मिलने में क्या था और वहां घटना पे जाने का मतलब क्या था। वो जो कैमरे भी है ना, वो भी तो चमकते हैं ना, वो कैमरे भी जाते हैं। हाँ ये भी बात है। तो सवाल ये नहीं था, सवाल ये इधर से जो पूछा गया था कि आपकी व्यवस्था में अगर इतनी मजबूती है या मजबूती पैदा की जा सकती है
ये घटना ना हो इसके लिए क्या किया गया? मैं अरोड़ा जी जी, पहली बात तो ये है कि कोई राजनीति इसमें नहीं है और राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला कोई राजनीति नहीं है। और दूसरी बात, मेरा मानना अभी भी यही है और ये बात आप भी इस बात से, मेरे को लगता है इससे आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि अगर किसी के घर में मृत्यु हुई है तो संवेदनाएं देने जाना, उसका दुख को अपने समझना और उस दुख के निवारण के लिए आवाज उठाना, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। पहली बात तो ये, तो सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता उसमें, सेलेक्टिव नहीं हुआ जा सकता फिर। हाँ, क्योंकि देश के सामने उदाहरण रखना होता है, देश के सामने उदाहरण रखना होता है। जी, उदाहरण तो अब देखिए, छीछा लीडर की राजनीति फिर वही हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वो शुरू कर चुकी है कि आप यहां गए, आप वहां नहीं गए। अब मैं ऐसे गिनवाने पे आ जाऊं तो मणिपुर पिछले 1 साल से ज्यादा से जल रहा है। हमने देखा वहां पे हजारों लोग वहां पे मर गए और वहां पे एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई है। उस पे अभी तक नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी, आज तक नहीं गए। आप बताइए उस बात पे, आप ये बताइए, मणिपुर पे जो हम चर्चा करना चाहते हैं संसद में तो उस पर चर्चा नहीं करने देते। अब ये बताइए कि महाराष्ट्र में एक बिलबोर्ड गिर गया और उसके नीचे कई लोग दबके मर गए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी की चुप्पी नहीं टूटती है। तो आप ये बताइए कि देखिए, छीछा लीडर की राजनीति से करने से कुछ नहीं होगा। ठीक, मैं समझ गया। चलो एक मिनट रुको, मैं समझ गया, आई गॉट इट। सिंह साहब मैं वहीं पे आऊं या खड़े होंगे आप? सिंह साहब आइए ना, आगे आइए, अब आराम आगे आइए। हाँ जी, 3 लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब तो मैं ही दूंगा ना। अरे मैं कह रहा हूँ कि मणिपुर पे 100 बार चर्चा हुई है और जिसको नहीं सुनाई दिखाई देता उसको अपना चश्मा बदल लेना चाहिए। संसद भवन में चर्चा हुई है, उस संसद भवन में पिछली बार भी भगोड़े भाग गए थे और इस बार भी भगोड़े भाग गए। लेकिन इनसे पूछना चाहूंगा, उसी मणिपुर में एक घटना हुई थी 1993 में। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार। कौन गया? गृह मंत्री भी नहीं गए, गृह राज्य मंत्री गए। पहली बार जब इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से पूछा गया कि संदेश खाली में बोल दीजिए तो उन्होंने कहा ऐसी घटनाएं होती रहती है। तीसरी बात मैं कहूंगा, अभी समझ, अरे भैया आप बोलने दीजिए, आप बोले, मैं तो कह तो रहा हूँ, ऐसे इनसे पूछ, आराम से ना हो, पानी पी लो, चाय पी लो। बोलना चाहते हैं, हमारे बरेली से आए। कहाँ से आए? बरेली से आए। अच्छा, इसके मतलब बरेली से आए तो बहुत काबिल आदमी होंगे ये। काबिल आदमी तो नहीं है। हैं, क्या नाम है साहब? सर अमित। क्या काम करते हैं? सर कंस्ट्रक्शन का काम है सर। कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब ठेकेदार हैं या बनवाते हैं या कंपनी है या? सर ठेकेदार है जल जीवन मिशन में सर। वही है, क्या बात है। तो कैसे आना हुआ यहाँ? स्पेशली आपका चैनल देख लिया। बहुत चालाक हो। हाँ बताओ कैसे आना हुआ? सर घूमने भी आए थे, चैनल चल रहा था तो हमने कहा लाइव शो। बहुत अच्छा, बोलो बाबू बोलो। सर सारी चर्चा सर हो रही है सर, अभी हाथरस में आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए वो नहीं चल। तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ, अगर तुम MP हो गए या तुम मुख्यमंत्री हो, तुम मुख्यमंत्री, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तुम मुख्यमंत्री हो, क्या करना चाहिए बताओ? एक मिनट रुको, एक दिन का मुख्यमंत्री और एक दिन का वो सब फिल्मी डायलॉग यहाँ लेके ना आया करो। सर पहली चीज ये है कि जब इतनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है और ये एक अंधभक्त टाइप का है सर, भगवान को सर सभी लोग मानते हैं, सब भीड़ इकट्ठा करके एक जगह सत्संग सुनना या वैसा सुनना, ये चीज़ सर हम और अपने अंदर से बैठ के घर पे या कहीं मंदिर में जाके भी ये चीज़ कर सकते हैं सर। वहाँ 50,000 1 लाख लोग इकट्ठा जो गवर्नमेंट करवा रही है, सब बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के कोई काम नहीं है सर, बिना गवर्नमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं। ये अभी इनको जिम्मेदारी दी थी हमने, इनके कंधों पे MP बनाया था इन्हें और इनको हमने मुख्यमंत्री भी बनाया था। देखेंगे इनके कंधे कितने मजबूत हैं। जी आइए बाबू जी, आगे आइए। कहाँ से आना हुआ? झारखंड चमन है मेरा। वाह 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 वाह। मैं हाँ जी, झारखंड से आए हैं जी। हरा भरा झारखंड हमारा प्राणों से भी प्यारा है। जी बोलिए। हाथरस के बारे में जहाँ मन हो वहाँ, जहाँ आपका एक काम करिए। क्या नाम है बाबूजी? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है महेंद्र भगानिया स्वामी, झरिया धनबाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जहाँ मन लगता हो वही वाले में बोलिए। आप मत परेशान होइए, हम सारे लोग समझा लेंगे, हम सारे लोग सुलझा लेंगे। आपका जहां मन लगे, जिसमें मन लगता हो आपका, उसी में मन लगाइए। अब बताइए। अभी तो देखिए पूरा जो चर्चित विषय जो है वो हाथरस हो रखा है और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन इसमें साथ साथ हम लोगों को ये भी देखना होगा कि इतनी जो भीड़ है वो अचानक उसके अंदर में इतनी उत्तेजना कैसे आई। पैर छूने के लिए लोग गए आगे, पैर छूने के लिए गए और साथ में ये साजिश, मैं जानता हूँ अभी 5 आदमी 10 आदमी केवल
चाहे तो या इस इलाके के अंदर में जो भगदड़ पैदा कर सकता है, हुर 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 हुल्ले लाला करके तो पूरा मामला जो माहौल गड़बड़ और भगदड़बाजी। अरे भैया ये हो गया। भैया जी कब हम सुधरेंगे, कब हम जो है हम में ये आंतरिकता आएगी? ये छोटी मोटी अरे भैया राजनीति के अंदर में कंपटीशन है, एक आदमी कोई न कोई मुख्यमंत्री बनेगा, सरकार के में रहेगा, आराम से विपक्ष में रह करके अपने इलाके की जनता का कष्ट तो दूर करो। अच्छा विपक्ष में कितने दिन वहां मन ही नहीं लग रहा तो क्या करें? मन नहीं लग रहा है तो मन लगाना होगा। सत्ता पक्ष तो सभी करना चाहते हैं, लेकिन मन लगाना होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ जी, मैं बोल नहीं पाया। प्रतीक जी या तो उन्हीं को बुलवा लीजिए या तो मैं बोल लूं। प्रतीक जी मैं कह रहा हूं कि काहे लिए राहुल जी एक ही धर्म पे बोल रहे हैं, एक ही जगह पे बोल रहे हैं? अरे बोलना है तो सब पे बोलिए ना। मैं चुनौती देकर कांग्रेस के प्रवक्ता से दोनों बातें कर। यू कैन चेंज इट वेरी वेल। आपके पास टॉपिक होगा जी। मैं कह रहा हूं अभी आप देखे होंगे पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो ऐसे होता है। उनसे एक पूछिए कि कहिए दूसरे धर्म के बारे में भी कह दें, दूसरे धर्म के भी बारे में कह दें। अगर हाथरस पे जा रहे हैं उनसे कहिए, चुनौती देकर कह रहा हूं कि कल संदेश खाली भी जाए, कल राहुल गांधी जी संदेश खाली भी जाकर दिखाए। मैं तो कह रहा हूं इनको, लेकिन वहां जाएंगे नहीं। मैं दूंगा। आपको मालूम है नियम इसका, ये बोलेंगे तो इसके बाद जाना पड़ेगा। हाँ भारतीय जनता हाँ बोलो क्या हुआ? तुम तो पहली बार नहीं आए हो ना? मेरी आंखें बहुत सही हैं और तुम्हारे पिताजी की उम्र का आदमी हूं मैं। बेवकूफ बना मुझे। भारतीय जनता पार्टी की अब ये फितरत, ये देखिए ये पहले से प्लान करके आए कि मेरे बीच में बोलेंगे। अभी मैंने सुना इनको बोलते हुए। प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत हो गई है कि जब वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे तो वो लोगों को हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़ाएंगे, और जब नौकरियां नहीं दे पाएंगे तो कोई हिंदू होगा कोई मुसलमान होगा। जब व्यक्ति मरता है तो कोई ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है। प्रतीक जी, राहुल गांधी जी ने संसद में भारतीय जनता पार्टी और सिंह साहब आराम से सिंह साहब इधर राहुल गांधी आज आप बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। जस्ट बिलीव मी। ऑफ कोर्स आई विल गिव यू चांस। मैं कह रहा हूँ आपका सवाल क्या है? आप किसी के लिए भी हिंदू धर्म का नाम ले आए, मैं इनसे पूछ रहा हूँ मुस्लिम धर्म की भी व्याख्या कर दीजिए। ठीक, आइए। मुस्लिम धर्म ऐसे करके हाँ, जो आपको बोलना है वो इधर आके बोलिए। जी प्रतीक जी, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ और मुझे गर्व है इस बात पे। इसी तरह से राहुल गांधी जी हिंदू धर्म के अनुयायी है और उनको गर्व है इस बात पे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब इस तरह की राजनीति करती है तो उनको शर्म आनी चाहिए। संसद में वहां जाके बैठ जाओ, यहाँ बैठो। संसद में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, लोकसभा में राहुल गांधी जी ने यह बोला है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ठेकेदार नहीं है हिंदू धर्म की। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म दिखाइए तो करोड़ों लोग हैं। अब इसके ऊपर खड़े हो जाओ। नहीं, मैं बोलूंगा। इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हिंदू भक्त है, हिंदू अनुयायी है। आप एक समय था कि हिंदू आतंकवाद की थ्योरी करते थे, यही नया भारत है कि आप हिंदू चिल्ला रहे हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं इनको, ये हिंदू, एक बार सुनिए, ये हिंदू शब्द 99 सीट ले आए हैं तो हिंदू को हिंसक बना रहे हैं। अगर 299 आते तो हिंदुओं का क्या करते? ये देश को समझना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी, मैं आज कहना चाहता हूं इनको, कांग्रेस पार्टी सिर्फ हिंदू विरोधी है और बाबा के राजनीति पर हिंदू धर्म अनंत काल से है। चुपचाप खड़े रहो, मैं पूछूंगा जिससे पूछना होगा। मैं आ रहा हूँ। सर मैं राहुल गांधी जी के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल रुको। जो भक्त बोले हैं, जो सांसद में बोले हैं कि हिंदू हिंसक, जितेंद्र इसको ले जाओ। जो राहुल गांधी जी बोले जो हिंदू हिंसक होता है, वो बहुत गलत वर्ड बोले हैं। पहली बात कि सर You will not interfere. सर, जनता को सही मैसेज तब जाना चाहिए था जब आप कह रहे थे संविधान खतरे में।
तब मैसेज जाना चाहिए था जब आप कह रहे थे संविधान खतरे में। तो नो यू डोंट इंटरफेयर विद द जनता। जनता के चुपचाप खड़े रहेंगे, चुपचाप। आप आगरा से आए हो, चाहे आए बरेली से, चाहे झारखंड, चाहे रांची से, खड़े रहिए चुपचाप। रहिए। सर अगर हिंदू हिंसक होता ना तो इंडिया भारत में आपका 79% हिंदू है, ठीक ना? अगर नहीं कैसे वो बोल दिया कि हिंदू हिंसक होता है, कैसा बोल दिया? एक देखो देखिए, मैं अब लेट मी क्लैरिफाई, लेट मी देखिए, एक मिनट आई विल गिव इट, ठीक है, मैं जान दूंगा आपको। जी हटो हटो जी जितेंद्र आ रहा हूँ, जितेंद्र खड़े रहो। पहले तो कहाँ से आना हुआ सर? मैं सर वैसे ग्वालियर से हूँ और इस समय गुड़गांव से आया हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत गौतम मेरा नाम है। गौतम साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है शो में। सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं रिटायर्ड हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर। 2-3 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपका मंच हमेशा नहीं मिलता। हाँ जी। एक बात कि जब ये बात कही गई कि संसद में क्या कहा, मैं उन शब्दों को दोहराना चाहता हूँ। जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। जब पक्ष की ओर से प्रतिवाद किया, शोरगुल हुआ, तब उन्होंने कहा हम भाजपा को और आरएसएस को हिंदू मानते हैं, बाकी को नहीं मानते। ये उनके शब्दों को मैं शब्दों को आप संसद की सर नहीं सर, आप यवन से सर आप बोलेंगे नहीं आप बोलेंगे नहीं। पहली बात। दूसरी बात सर, हिंदू और मुसलमान, आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, लेकिन आप बीच में मत बोलिए। हिंदू और मुसलमान, संविधान हमें कहता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम धर्म लिखे, जनसंख्या गणना में हम लिखते हैं, हम अपनी जाति लिखते हैं। जब ये संविधान मुझे कहता है कि अपना धर्म बताऊं, अपनी जाति बताऊं, तो फिर लोग गलत कहाँ कर रहे हैं? जातिवाद का आरोप क्यों लगता है? जाति की गणना की बात होती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं अपनी जनसंख्या बढ़ा पाऊंगा तो आबादी में हिस्सा ज्यादा मेरे को मिलेगा। ये प्रतिद्वंदता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है इस बात का कि हम अपनी संख्या बढ़ाएं, जनसंख्या बढ़ाएं। और अगर ये हुआ तो भाई साहब देश का उद्धार तो नहीं होने वाला, देश का उद्धार नहीं होने वाला। दूसरी बात, ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी की, जितनी भी भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, आप फलाने ठिकाने, सब पार्टी अपनी अपनी पार्टी के अनुशासन से बंधे हैं। हर पार्टी का अपना एजेंडा है। मेरा एजेंडा अगर नहीं बनेगा तो मैं आपके एजेंडा की खिलाफत करूंगा, और आंख बंद करके करूंगा, चाहे वो मुद्दा सही हो अगर कुछ भी हो। रही बात राहुल गांधी जी के हाथरस जाने की, राहुल गांधी जी ने आज हाथरस जाके कुछ गलत नहीं किया, परंतु जो आप कहते हैं उन्हें हर जगह जाना चाहिए, हर मुद्दे को उठाना चाहिए। पूरा देश है कि पूरा देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उन्हें हर जगह के मुद्दे क्यों नहीं? ठीक, आई विल गिव यू चांस, आई विल गिव। एक रह गया? नहीं, मैं कुछ अच्छा ठीक है, 2 बिंदु है मेरे, जरूर कहिए, जिन्हें मैं कहना चाहता हूँ जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। अभी पिछली बार चुनाव में मोदी जी ने और भाजपा ने बड़े आश्वासन दिए कि हम 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को आयुष्मान सुविधा में देंगे, उनका निःशुल्क इलाज करेंगे। रेलवे की छूट सीनियर सिटीजन को उन्होंने बंद कर दी। कोविड में 18 महीने का एरियर उन्हें नहीं दिया। विधायिका अपना निर्णय वेतन भत्ते खुद तय करती है, न्यायपालिका अपने वेतन भत्ते खुद तय करते हैं, और हम कार्यपालिका वाले मजदूर लोग उनका भत्ता आप वेतन आयोग दे देते हैं, वो भी चाहे तब दें चाहे नहीं दें। इन मुद्दों को कौन देखेगा? अगर आप चाहते हैं, अगर आपको चाहिए कि सब तरफ न्याय हो, एक जैसी बात हो, तो विधायिका के लिए भी वेतन भत्तों का आयोग बनाए, न्यायपालिका के लिए भी भत्तों का आयोग बनाए, न्यायपालिका के लिए भी वेतन भर्ती का एक तरीका बनाए, पानी की एक बोतल आयोग बनाए। तो भी ऐसा करें। जब ये सारी चीज जब तक नहीं होंगे तब तक देश का सब मेरे पास जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गौतम जी, जो मेरे शो में आप आए, और बड़ी सधी हुई प्रतिक्रिया, मैं आपका स्वागत करता हूं। समय समय पे आते रहिएगा और यहाँ गाइड करते रहिएगा। बहुत लंबे समय से चाह रहा था आना, बहुत कोशिश करके आज आ पाया हूं। नहीं, बहुत अच्छा स्वागत। जितेंद्र जी कुछ बोलना है आज? बोलना है? हाँ जी बोलो जल्दी। उन्होंने जो बोले हैं, जो हिंदू आप इन्हें दिखा रहे हैं बीजेपी वाले ने, उन्होंने ये कहा सारे हिंदू को थोड़े बोले, तो भाजपा को बोले। जो हिंदू सिर्फ भाजपा का नहीं है, सभी का है हिंदू। बीजेपी हर पार्टी का। ठीक। भाजी कहाँ से आना हुआ? कानपुर से। 5 नंबर गुमटी? नहीं, बर्रा से। वाह क्या बात है भाजी। और कैसे आए इधर दिल्ली? ट्रेन से? नहीं वो तो
अजी वो तो मालूम है ट्रेन से आए होगे, घूमने आए। अच्छा बोलिए। बीजेपी के प्रवक्ता की एक तारीफ करना चाहूँगा कि बहुत प्यार से उन्होंने टॉपिक को, जो हाथरस का टॉपिक था, उसको हिंदू मुस्लिम में चेंज कर दिया और चुपचाप कोने में खड़े होगा जाकर। अब बहुत देर से कोने में खड़े हैं शांति से, और टॉपिक हिंदू मुस्लिम में स्टार्ट हो गया। मैंने लाख कोशिश की, ना होने पाए। लाख कोशिश कर रहे हैं वो कि टॉपिक हाथरस से आपने शुरू किया था कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो टॉपिक हिंदू मुस्लिम पे आ गया। वो हाथरस घूम गया, हाथरस चला गया। जी, टेकिंग योर पॉइंट, टेकिंग योर पॉइंट। मैं अमित तिवारी कानपुर से ही हूँ। हाँ जी बोलिए। जी, हाथरस वाले मामले पे बोलना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम तो एक अलग बात है, हमें हमारी जनता को भी ये समझना चाहिए कि बेवजह इतनी भीड़ और अंधविश्वास में थोड़ा कम पड़ना चाहिए। और रही बात जो हिंदू मुस्लिम वाली है, तो क्षमा बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, देश जानता है राहुल गांधी जी चुनावी हिंदू ही हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो मतलब ये इन्होंने सबक दिया। मैं बिल्कुल 100% मैं कांग्रेस के पास आऊंगा क्योंकि वो अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सर उत्कर्ष। उत्कर्ष, इतना परेशान क्यों रहते हो? अगर एक दिन नहीं बोल पाओगे तो ऐसा कुछ नहीं घट जाएगा। और ना तुम आजकल कोई कहता पैर छुओ, मैंने कहा खुश रहो, तो बोला सर ये खुश रहो ना बोला करो, कहा करो वायरल हो जाओ। तो आजकल वायरल हो जाने का ये एक जो दीवानापन चला है ना कि सर हमको आशीर्वाद दीजिए कि मैं वायरल हो जाऊं। चलो खड़े रहो बेटा। जी हाँ जी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इतना मौका दे दिया, कैमरा आ गया तुम्हारे पास, स्पष्ट है, तुम्हारे इतने से काम चल जाएगा। ये स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो रोटी है वो हिंदू मुसलमान से ऊपर नहीं सिक सकती, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे ही सिक सकती है। अब अभी देखिए राहुल गांधी जी की कुछ फोटो, आप ये बताइए, ये आजादपुर मंडी में राहुल गांधी जी गए थे, इनमें से कौन सा व्यक्ति हिंदू है, कौन सा मुसलमान है? आप ये देखिए एक और फोटो राहुल गांधी जी का, किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आप ये बताइए कौन सी महिला हिंदू है, कौन सा मुसलमान है? आप ये बताइए किसान के परिवार के साथ राहुल गांधी जी खड़े हैं, ये बताइए कौन हिंदू है, कौन सा मुसलमान है इसमें? आप ये बताइए अब आगे इसमें कि राहुल गांधी जी ट्रक ड्राइवर के साथ जाते हैं, बताइए वो हिंदू है कि मुसलमान है? आप ये बताइए इसमें से कि श्रमिकों के साथ राहुल गांधी जी सड़क पे बैठ के मिलते हैं, आप ये बताइए कि वो हिंदू है कि मुसलमान है? तो भारतीय जनता पार्टी जब नौकरी नहीं दे पाएगी, महंगाई कम नहीं कर पाएगी, बेरोजगारी कम नहीं कर पाएगी, तो वो हिंदू मुसलमान की राजनीति ही करेगी। प्रतीक जी, किसने कहा कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का नाम लीजिए? बार बार हिंदू का नाम कौन लेता है? क्या राहुल गांधी जी इतने मंद बुद्धि है, इतने अल्प बुद्धि है? इन्होंने दिखाया कि ट्रक ड्राइवर, अरे ट्रक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सबसे सभी लोग मिलते हैं। चूंकि जो राजा का लड़का होता है ना प्रतीक जी, वो कभी कभी मिलता है, इसलिए वो कौतूहल का विषय होता है। यहाँ जितने लोग हैं आप पूछिए, कोई ट्रक ड्राइवर, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, सब लोग करते हैं और सब एक दूसरे से मिलते हैं। तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने दिखा दिखा के आप क्या जताना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि संदेश खाली पे एक जवाब पूछ लीजिए इनसे, ये बताएं कि संदेश खाली कब जाएंगे। और हाथरस पे मैं कह रहा हूं, देखिए लाइसेंसिंग जिसको भी दी जाती है, बड़ी जिम्मेदारी से एक चीज कहूं, अगर आपको पिस्टल का लाइसेंस दिया जाता है तो आपकी जिम्मेदारी अच्छे से चलाएं। अगर किसी को शादी विवाह का लाइसेंस दिया जाता है तो जो जिम्मेदारी तय होती है कि भाई आप कितने लोगों को लेके, बता रहा हूँ, अब बोलने तो दीजिए प्रभु। अगर आप कह रहे हैं कि 80,000 लोग आएंगे और 2,60,000 आएंगे, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि प्रशासन को सूचित करें। उसके बाद अगर प्रशासन नहीं सुन रहा है तो उसकी जी हाँ जी हाँ जी आप हाँ जी। मैं बात करूंगा राहुल गांधी से, बार बार ये कह रहे हैं बेरोजगारी के मुद्दे की बात कर रहे हैं। आपको जिस मुद्दे पे मैं बात करूंगा शायद आपको पता भी नहीं होगा। दो मुद्दे हैं देश। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम संदेश सिंह राजपूत है। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ? मैं गाजियाबाद रहता हूँ जी, और मैं अभी अपना ऑन बिजनेस करता हूँ। मैं दो चीजें बता देता हूँ। आज के डेट में जो श्रमिकों से मिल रहे हैं यार, ये बार बार यही कह रहे हैं कि जो हिंदू मुसलमान लड़ा करके ये बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे। आपको पता है एक एक्ट है नैप्स और नेट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट्स 1961 में एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद 2018-19 से उसके बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। आप जाके पढ़ लीजिए, जिसको बोलते हैं हम लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। इसमें ये नहीं देखता कि कितने बच्चे हिंदू के हैं और कितने बच्चे मुस्लिम के हैं। देखिए मेरा काम क्या है और मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट आज के डेट में क्या करती है कि जितनी भी कंपनी है, जितने भी एस्टेब्लिशमेंट हैं, उन सबको क्या करती है कि फंड देती है। किस लिए फंड देती है कि आप अगर आपके कंपनी में 100 बच्चे हैं तो आप 30 बच्चे और अलग से हायर करो, और इनके लिए मैं आपको अप्रेंटिसशिप के थ्रू मैं आपको जो भी रिम्बर्समेंट होगा वो हम इनको पे करेंगे एवरी मंथ। मैं
अपनी कंपनी के थ्रू 2 लाख रुपए का एवरी मंथ रिइंबर्समेंट। कंपनी प्राइवेट है तो क्या और क्या, किस लिए? लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही है नहीं, करनाल में। ऐसा करो, इनके गला दबा दो, गला दबा दो, गला दबा दो। ये झूठ। एक मिनट, गला दबाएंगे। अरे चुपचाप रहिए आप, मुद्दे पे बात करिए आप। मुद्दा ही बता रहे देखिए हैं। ये सब झूठ की बात नहीं, है। करनाल में BSNL वालों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। मैं 9 महीने हो गए। अरे मैं अपनी कंपनी से बता रहा हूँ, आप मेरे आपकी कंपनी भी ठेकेदार पे आपकी कंपनी भी अभी बोला ठेकेदारी नहीं है। रोशन ठेकेदार है गुजरात और पंजाब से। आपको तनख्वाह मिल रही है? तनख्वाह मिल रही है आपको? आप इनसे पूछिए, एक मिनट, आप इनसे पूछिए। जब हम लोग सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ कि जब हम लोग छोटे थे, हमारे घर में 3-4 तरह की सब्जियां नहीं बनती थी, या हमारे माँ बाप सारे IAS IPS नहीं थे। जल्दी मुद्दे की बात करो, जल्दी। तो मुद्दे की बात यही है कि 2018-19 के बाद ही हम लोग PMKVY या जो भी गवर्नमेंट DDUG KVY सबका हम बेनिफिट उठा रहे हैं। राइट, बच्चे ठीक, फ्री में अब पढ़ बोलो। रहे हैं। सर ये जो छोटा भाई बोल रहा है ठीक है, सब IAS IPS नहीं होते। IAS IPS के घर तो इतना सा फुल्का मिलता है, हमारे यहाँ बल्कि इतना बड़ा चपाती मिलती है। ये हकीकत है, वो तो खाते ही इतना सा है। तो कहना क्या चाहते हो? किसका बोलना ये है सर, BSNL वालों को करनाल में 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही। ठीक, कुछ लोग तो इतने जो नाराज होकर इधर से उधर खड़े हो जाते हैं, सोचते मेरी शक्ल बदल गई। अरे शक्ल तो वही है भैया, जो इधर पूछ रहे थे अब इधर आ गए हो। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे पास। जी बोलिए, क्या नाम है जल्दी से? मेरा नाम अमित शर्मा है, आगरा से हूँ। आगरा से हैं? जी। अच्छा, तो क्या लाए हैं? किसान का बेटा। अरे क्या लाए हैं साथ में? कुछ भी नहीं लाया। अच्छा कोई बात है, खत्म हो गया। अच्छा कोई बात नहीं। किसान का बेटा हूँ, प्राइवेट लिमिटेड ऑनलाइन कंपनी चला रहा हूँ, ब्रेवा वेलनेस। वाह क्या बात है। तो कुछ क्या प्रचार करना है? नहीं, प्रचार नहीं करना। एक तो सबसे बड़ी बात है, मैं विपक्ष से कहना चाहूंगा कि एक तो ये विपक्ष में बैठने लायक बना दिए, और ऐसे तो पहले भी तो बैठे थे। पहले कहाँ थे सर? क्यों? अरे कहाँ थे, विपक्ष बिखरा हुआ था। अभी बैठने लायक 99 दे दिया, 100 भी पहुंचे नहीं। तो बड़े फूफा की तरह रूठ के क्यों भागते हो? बड़े फूफा की तरह रूठ के क्यों भागते हो? आगरा के हो? जी। अच्छा बोलो। अभी बात ये है कि अभी हम सब लोग घर में रहते हैं, कमरा खाली करे, AC बंद, ट्यूबलाइट बंद, और ये पूरा डिपार्टमेंट छोड़ के संसद से ऐसे भाग जाते हैं जैसे बड़े फूफा हैं। अपनी बात बोलते हैं, डबल मीनिंग में बात करते हैं। पहले बोलते हैं हिंदू आतंकवादी, फिर बोलते हैं कि ये भाजपा है। ये डबल मीनिंग बात करते हैं। अच्छा, दूसरा, आज की डेट में BJP आने के बाद बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं एक गांव को बिलोंग करता हूं। गांव में जब ट्रांसफार्मर फूकता था, चाहे वो ट्यूबवेल का हो, चाहे वो गांव का एक बड़ा ट्रांसफार्मर हो, पैसे खर्च करके हमको लेने जाना पड़ता था, और 4-4, 8-8 दिन रहना पड़ता था। अभी ट्रांसफार्मर खराब होता है, 1 घंटे के अंदर ट्रॉली आती है और खड़ी हो जाती है, और लाइट फिर से मिलती है। ये बदलाव है। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे। ठीक 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 ठीक, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बोलो। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। मैं बस 2 चीज़ बोलूँगा। पहला, कांग्रेस जो आपके प्रवक्ता है कि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में आते हैं तो व्हाई डोंट दे डू होमवर्क फर्स्ट। दूसरा, ये अग्निवीर के ऊपर इन्होंने सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाया जिसको आर्मी को रिप्लाई करना पड़ा। मैं सर आपसे पूछता हूँ कि आपको पता है जो आर्मी में हायरार्की होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ लेफ्टिनेंट टिल द मार्शल, कितनी हायरार्की आती है? आर्मी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है? मतलब पहले आर्मी का बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो लो। ठीक ठीक, आपका मेरा सवाल ये था कि होमवर्क होना चाहिए। जी सर बोलिए। देखिए, मैं हाथरस वाले मुद्दे पे ये कहना चाहता हूँ कि जो भगदड़ हुई उसकी तो जो है सो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भगदड़ के पीछे किसी साजिश से इनकार नहीं किया। ठीक, वो जांच के दायरे में आएगा। जी। सुप्रीम कोर्ट में अभी केंद्र सरकार ने हलफनामा दे दिया है और NTA ने भी दे दिया है कि दोबारा नीट परीक्षा ना हो। तो ये बच्चों के भविष्य के साथ ये भी खिलवाड़ है। केंद्र सरकार चाहती नहीं, जबकि उसमें सारे साक्ष्य मिल गए, सारे आरोपी मिल गए। इसके बाद आपके ही चैनल पे अभी खबर आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई बड़ी बात हो तो धर्म के पीछे छुप जाओ। ठीक जी। आदरणीय, इनसे पूछिए, अगर नीट की परिभाषा बता दें तो मैं मान जाऊंगा। डिबेट आप कहाँ कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ लेकर चले गए। देखिए, आज डिबेट हाथरस पे हो रहा। मैं आदरणीय से ये कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हमारी है। तो हम ये जरूर कहेंगे कि हम कांग्रेस की तरह एक की खुलेबंदी दूसरे की नसबंदी नहीं करेंगे। हमारी सरकार में जो वाजिब होगा हम उसी की नसबंदी करेंगे। नहीं नसबंदी नहीं। अभी संवेदनशील मुद्दों पे बात हो रही है इस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी ओछी राजनीति से अभी भी फुर्सत नहीं है। आप देखिए, मणिपुर पर अभी भी कोई चर्चा नहीं हुई।